Hello students, today we are going to take chapter 1 of history, where, when and how. In earlier class 6 you already read something a little bit about this chapter, but in earlier class you studied about ancient India or ancient period of history. हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन थ्री पीरियड. जो हिस्ट्री है वो तीन पीरियड्स के अंदर डिवाइड है. एंड इंडियन हिस्ट्री बेसिकली एनिशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न. तो जो सिक्स क्लास थी उसमें आपने एनिशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था. इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री. ठीक है. तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम लेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक लेंगे हम एक्सटेंट ऑफ द मेडिएवल पीरियड, यानी जो मेडिएवल पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी किस सेंचुरी से स्टार्ट होता है और किस सेंचुरी तक वो लास्ट करता है. डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया, यानी जो ये मेडिएवल पीरियड था, इस मेडिएवल पीरियड में जो अलग अलग ट्रैवलर्स थे, रूलर्स थे, वो इंडिया को किन किन नेम से बुलाते थे. मेजर डेवलपमेंट, यानी जो मेडिएवल पीरियड था इसके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए, यानी जो भी चेंजेस आए हैं वो कौन कौन से थे. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी जो मेडिएवल पीरियड है इसकी जानकारी की कौन कौन से सोर्सेज हैं या किन किन सोर्सेज के थ्रू हम मेडिएवल पीरियड जो है इंडियन हिस्ट्री का इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एक्सटेंट. एक्सटेंट यानी जो द मेडिवल पीरियड इन इंडिया बिगिन फ्रॉम द 8th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल द 18th सेंचुरी. यानी जो मेडिवल पीरियड है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी से, कहाँ तक जाता है, लास्ट 18th सेंचुरी तक. जो ये काफ़ी ज़्यादा सेंचुरीज में फैला हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंचुरीज. तो इस वजह से इसको जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है. एक है अर्ली मेडिएवल पीरियड और दूसरा है लेट मेडिएवल पीरियड. तो जो अर्ली मेडिएवल पीरियड है उसके अंदर पाल, प्रथिया, चोल और राजपूत जो रूलर्स थे उनके बारे में बताया गया है. और जो लेट मेडिएवल पीरियड है उसके अंदर जो दिल्ली सल्तनत है वो और मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन, वहाँ तक का सारा जानकारी दे रखा है. तो ये एक्सटेंट इस मेडिएवल पीरियड का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया. On 18 September 1949, the Constituent Assembly laid down Article 1 of the Indian Constitution that stated, India, that is Bharat, shall be a union of states. Thus implies that the Constitution of India equates India to mean भारत. यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, यानी जिस असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उस असेंबली ने 18 सितंबर 1949 को जो आर्टिकल लिखा था सबसे पहला आर्टिकल 1 जो कि पार्ट 1 के अंदर है, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो इंडिया है उसका मतलब है भारत. इंडिया और भारत दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और भारत का मतलब होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी जो राज्य है उसका संघ. ऐसा माना जाता है कि ये जो नाम है भरत, ये एक लीजेंडरी किंग जो है एनिशियंट टाइम के, उनके नाम से लिया गया है, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और एंसेस्टर थे कौरव और पांडव के. जो इंडिया है इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं. इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्शियन टर्म हिंदू जो है उससे डिराइव किया है, और पर्शियन के अंदर हिंदू का मतलब होता है सिंधु. जो इंडस रिवर है हमारी, उस इंडस रिवर के वेस्ट में जो लोग रहते थे, इंडस रिवर के ईस्ट में जो लोग रहते थे, उनको जो है हिंदू कहा जाने लगा, और वहाँ से जो ये चीज़ स्टार्ट हो गई हिंदुस्तान. ओवर द कोर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड, यानी जैसे जैसे पीरियड्स चेंज हुए, टाइम चेंज होता गया, जो हिंदुस्तान वर्ड है इसका मतलब भी चेंज होता गया. जो 13th सेंचुरी थी उसके अंदर एक पर्शियन हिस्टोरियन था मिनाज सिराज, उसने जो हिंदुस्तान जो टर्म थी वो उस एरिया के लिए यूज़ की जिस एरिया के अंदर पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जो पार्ट आता था, जो भी मैदान आता था, उस सारे एरिया को उसने हिंदुस्तान कहा था. जो टर्म है हिंदुस्तान वो दिल्ली सल्तनत जो टाइम है उसके अंदर भी रेफरेंस में इसको यूज़ करते थे. लेकिन जो बाउंड्रीज जो है वो बढ़ गई थी. पहले जो है 13th सेंचुरी में इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा वाला पार्ट आता था, लेकिन अब जो है हिंदुस्तान वो काफ़ी बड़े एरिया के लिए, टेरिटरी के लिए यूज़ किया जाने लगा. जो मुग़ल जो थे वो भी अपनी टेरिटरी को अब हिंदुस्तान के नाम से रेफ़र करते थे. द नेम इंडिया हैज़ आल्सो बीन डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु. जो नेम है इंडिया ये सिंधु से भी डिराइव्ड है. जो पर्शियंस जो थे उन्होंने जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीता था, और ग्रीस जो है 5th सेंचुरी में, उन्होंने इसको सिंधु को सबसे पहले बोलना स्टार्ट किया हिंदू, और वहाँ से जो हिंदू है ये इंडोस के अंदर चेंज हुआ, और ये 17th सेंचुरी में जो इंडोस है वो ट्रांजिशन हो गया इंडिया के अंदर. जितने भी डिफरेंट नाम आते हैं इंडिया के, इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि भाई इंडिया को जो भी अलग अलग नामों से बुलाया गया, ये सारे के सारे नाम एक ही चीज़ पे डिपेंड होते हैं, वो है इंडस रिवर. जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी, उसी से ये नाम सारे डिराइव्ड है. जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान और लद्दाख और वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत के अंदर फ्लो करती है. तिब्बत के पास में जो मानसरोवर लेक है वहाँ से ये जो है स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है.
उसके बाद में लद्दाख में फ़्लो करती है और लद्दाख में फ़्लो करने के बाद में पाकिस्तान में जाती है और अरेबियन सी जो है उसके अंदर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। जो प्रीवियस क्लास थी आपकी 6th क्लास, उसके अंदर आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो इस जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोग मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा 1700 से लेके 1800 तक का जो पीरियड था इंडियन हिस्ट्री का, उसके बारे में पढ़ना, जिसको मेडिवल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले जो इंडिया जो है इसके अंदर आर्यंस जो हैं, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, आर्य जो है वो हिंदू कुश पर्वत के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर हुए थे। तो वो आर्य जब आए, उन्होंने इंडिया को अपना घर बनाया, तो यहाँ पे उन्होंने अपना कल्चर स्टार्ट किया। उसके बाद में जो मुगल्स और तुर्क्स जो थे, ये लोग जब इंडिया आए और ये लोग भी यहाँ पे आके सेटल हुए, तो उसके बाद में दो अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे के साथ में मिले। इसको बोलते हैं अमराकेशन ऑफ रिलीजियस कल्चर्स एंड सोशल इकोनॉमिक्स। तो ये सब चीज़ें हुई, इसकी वजह से एक नया जो आर्किटेक्चर था उसके अंदर भी एक नई स्टाइल जो है वो डेवलप हुई। उसके अलावा जो कल्चर है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए जो एग्जिस्टिंग कल्चर था उसके अंदर। जो मेडिएवल पीरियड है ये स्टार्ट होता है एक ट्राई पार्टी स्ट्रगल जो होती है कन्नौज के लिए, जो होती है पाल, प्रथिया और राष्ट्रकूट रूलर्स के बीच में, जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कवर करना चाहते हैं। और जो साउथ इंडिया है उसके अंदर चोल जो है वो सबसे पावरफुल, सुप्रीम पावरफुल होते हैं। और इनके जो ट्रेड मिशंस थे ये काफ़ी दूसरी जो कंट्रीज़ थी, जैसे आप रोम, मेसोपोटामिया, मिस्र, उनके साथ में भी इनका ट्रेड जो है वो होता था। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड टू ग्रेट एम्पायर्स इमर्ज, द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर। जो ये मेडिवल पीरियड था, इस टाइम पे दो काफ़ी ग्रेट एम्पायर इमर्ज हुए थे, एक था दिल्ली सल्तनत और दूसरा था मुगल एम्पायर। देयर इन्फ्लुएंस आर विजिबल इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो दोनों जो एम्पायर थे, इनका जो प्रभाव है वो हम हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि जो बिल्डिंग्स बनने लगी थी दिल्ली सल्तनत के आने के बाद या मुगल एम्पायर के आने के बाद, उसके अंदर हल्का फुल्का जो मुस्लिम कला है उसका भी प्रदर्शन होना स्टार्ट हो चुका था। जो मेडिवल पीरियड था इंडिया के अंदर, इसमें जो है काफ़ी राइज हुआ था जो कॉमर्शियल और ट्रेड सेंटर्स, उसके अंदर भी क्राफ्ट सेंटर्स जो है वो डेवलप होने लग गए। तो कई सारी सिटीज़ जो थी वो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जाने लगी और वहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्क जो है उसको ज़्यादा हेल्प मिली। द भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट और सिखिज्म, ये भी इसी पीरियड के अंदर हुए थे। जो भक्ति जो आंदोलन था, मीराबाई, तुलसीदास, संत कबीर, वो भी इसी मेडिएवल पीरियड में हुआ था। उसके अलावा जो सूफी मूवमेंट था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन, ये सब भी इसी वक्त में आए थे। और जो सिखिज्म था, जो सिख धर्म था, जिनके पहले गुरु थे गुरु नानक देव, वो भी इसी मेडिएवल पीरियड के ही अंदर थे। जो जो एनिशियन पीरियड है उसके अंदर हमारे को जो है काफ़ी कम सोर्सेज मिलते हैं हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था हमारा मेडिएवल पीरियड, इसके अंदर हमारे को लिटरेरी सोर्सेज भी काफ़ी सारे मिलते हैं, आर्किटेक्चरल सोर्सेज भी काफ़ी सारे मिलते हैं। तो उसकी वजह से हम हिस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू जो हिस्टोरियन से आर्कोलॉजिकल जो है हम किस तरीके से जो मेडिएवल पीरियड है उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो लिटरेरी सोर्सेज को यूज़ करते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है उसके अंदर क्या होता है कि बिल्डिंग्स और ये मॉन्यूमेंट्स ये सारे काउंट होते हैं। लेकिन ये जो दोनों सोर्स है, इन दोनों सोर्स की भी कुछ लिमिटेशन है। उसका रीज़न क्या है कि एक पर्टिकुलर जो एम्पायर था या एक पर्टिकुलर एम्पायर जो था उसके टाइम पीरियड में ये चीज़ें लिखी जाती थी या बनाई जाती थी, तो इनके ऊपर साफ साफ उस रूलर का प्रभाव देखा जा सकता था। तो इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन भी होती थी। इनको आप जो है ज़्यादा रेफरेंस के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आम जनता की राय जो है बहुत कम होती थी। इसमें मेनली जो किंग है उसके ऊपर ही फोकस किया जाता था। जो ये मेडिवल पीरियड होता था इसके अंदर जो लिटरेरी टेक्स्ट जो होते थे वो हैंड रिटन होते थे, और इनकी जो कॉपीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के अंदर ही जो एक बार लिख दिया जाता था वही होती थी। इसकी कोई कॉपीज़ जो है वो नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। समटाइम्स वाइल कॉपिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट द राइटर वुड मेक सर्टेन एडिशंस और डिलीशन इन द टेक्स्ट। कई बार क्या होता था कि अगर कोई रिकॉर्ड लिखा हुआ है तो उसकी कोई कॉपी करता था कोई भी राइटर, तो वो या तो उसके अंदर किसी चीज़ को ऐड भी कर देता था अपने हिसाब से, या फिर किसी जो चीज़ उसको लगती थी कि ज़रूरत की नहीं तो वो उसको डिलीट भी कर देता था या फिर हटा देता था उसके अंदर से। और काफ़ी जब धीरे धीरे टाइम भी जाता था तो उसने जो चेंज किए थे वो चेंज जो है वो परमानेंट बन जाते थे। तो पहला चीज़ है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। जो लिटरेरी सोर्सेज के अंदर क्रॉनिकल्स हैं, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स के हैं, कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, टीचिंग्स ऑफ वेरियस रिलीजियस लीडर्स, यानी अलग अलग जो धर्म गुरु होते थे उनकी बातें, ट्रैवलर्स जो दूसरी कंट्री से इंडिया ट्रैवल करने आते थे उनके ट्रैवलॉग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे क्रॉनिकल्स। तो जो क्रॉनिकल्स इसके अंदर क्या होता था कि जो राजा जो है उसके कोर्ट के अंदर या
यानी उसके दरबार में जो भी चीज़ें होती थी उन सब चीज़ों का जो एक रिकॉर्ड रखा जाता था। उस रिकॉर्ड की एक एक जो दरबार में जो भी बातचीत होती थी या कोई आदेश या कोई भी नया रूल बनता था उसकी एक एक डिटेल को लिखा जाता था। और इस डिटेल को लिखने के लिए राजा जो है वो क्रॉनिकल्स को हायर करते थे। वो लोग ये चीज़ें लिखते थे, इसलिए इसको बोलते क्रॉनिकल्स। तो इस तरीके के जो कुछ फेमस जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर क्रॉनिकल है वो है मिनाज उस राज का लिखा हुआ तबकात नासिरी, जो कि उसने जो किंग था नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो कि दिल्ली सल्तनत का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर था, उसके लिए लिखी थी उसने। जो तबकात नासिरी जो है ये सबसे पहला अकाउंट है जिसने जो है दिल्ली जो है मोहम्मद गोरी की 1260 में स्टार्ट किया था, वहाँ से स्टार्ट होती है ये। द तारीख फिरोज शाही बाय जियोद्दीन बर्नी गिव अस डिटेल्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। जो जियोद्दीन बर्नी था उसकी जो बुक थी तारीख फिरोज, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड यानी उसका जो रोलिंग टाइम था उसके बारे में हमारे को जानकारी देती है। क्रॉनिकल्स के बाद में जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज। फॉर द मुगल पीरियड अ वास्ट फंड ऑफ सोर्सेज सच एज द अकबरनामा एंड आइन अकबरी बाई अबुल फजल आर अवेलेबल। तो जो मुगल पीरियड था इसके अंदर जो अबुल फजल जो पोइट था जिसने अपने राजा के लिए लिखी थी, तो अकबरनामा और आइन अकबरी दो सोर्स मिलते हैं हमारे को उस टाइम पे। उसके अलावा जो चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज का कोर्ट यार था, उसने भी पृथ्वीराज रासो लिखी थी जो कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर थी। बाबर जो है उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसको बोलते हैं तुजू के बाबरी, जो कि उसने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबर ने, उसको बोलते हैं तुजू के बाबरी या फिर बाबरनामा। बाबर और जहांगीर दो एक से रूलर थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी थी। जो जहांगीर जो है उसकी ऑटोबायोग्राफी को बोलते हैं तुजू के जहांगीरी या फिर जहांगीरनामा। नेक्स्ट चीज़ आती है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि जो बाहर के जो ट्रैवलर्स होते हैं वो जब इंडिया आते हैं, तो मेडिएवल पीरियड में वो इंडिया आए थे तो यहाँ पे वो किसी राजा के दरबार में रहते थे, तो वो वहाँ उस वक्त का आम जनजीवन देखते हैं, उसको अपनी डायरी के अंदर नोट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ट्रैवलॉग्स के अंदर आती है उस ट्रैवलर की। तो इंडिया के अंदर जैसे एक पर्शियन ट्रैवलर आया था अल बरूनी, जो 11वीं सेंचुरी में आया था मोहम्मद गजनी के टाइम पे, और उसने तहकीक हिंद और ये चीज़ लिखी थी जिसके अंदर उसकी पूरी डिस्क्राइबिंग थी कि भाई इंडिया में उस वक्त किस तरह का सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट था। उसके अलावा एक मोरक्कन ट्रैवलर था इब्ने बतूता, वो 14 सेंचुरी में इंडिया आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा था। उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जैसे पुर्तगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पीस, जो कि कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था विजयनगर एम्पायर में। विलियम हॉकिंस जो कि इंग्लिश एम्बेसडर था, जो कि जहांगीर के कोर्ट में आया था। इन सब ट्रैवलर्स जो है ये ट्रैवलर उस वक्त के आम जीवन को देखते थे और अपनी डायरी में नोट करते थे, तो इससे भी हमारे को हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की जो है हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने का वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पहला हमारा लिटरेरी सोर्स था। लिटरेरी सोर्स के अंदर हमारे क्रॉनिकल्स हो चुके थे, फॉरेन अकाउंट्स हो चुके थे, बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज हो चुकी थी। अब जो है हमारी चीज़ वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है इसके अंदर इंस्क्रिप्शन, कोइंस, मोन्यूमेंट्स, स्कल्पचर और पेंटिंग्स आते हैं। आप लोगों ने जो अर्लियर क्लास है उसके अंदर उसमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो अब मैं फिर भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो इंस्क्रिप्शन होती है ये क्या चीज़ होती है कि कोई रॉक है या कोई पिलर है यानी किसी पत्थर के ऊपर जो है लिखा जाता था, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। जो इंस्क्रिप्शन है इनकी जो स्टडी है उसको एपिग्राफी बोलते हैं। और जो इंस्क्रिप्शन है ये मेनली जो रूलर जो था उसके द्वारा इश्यू की जाती थी, और ये वो इश्यू करके ऐसी जगहों पे इंस्क्रिप्शन को रखवाते थे जहाँ पे कि ये इजीली एक्सेसिबल और आम लोगों के लिए यानी आम जनता जहाँ से इनको इजीली पढ़ सके। द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन मोस्टली इंक्लूडेड द अचीवमेंट्स ऑफ द किंग। तो ये जो इंस्क्रिप्शन होते थे ये मेनली क्या चीज़ जो है इनके अंदर जो किंग है उसके अचीवमेंट्स के बारे में बता देता था। इंस्क्रिप्शन ऑल्सो स्टेटेड रॉयल प्रोक्लेमेशन। जो ये इंस्क्रिप्शन होते थे इसके अंदर रॉयल प्रोक्लेमेशन यानी जो राजा जो है शाही परिवार, शाही लोग, उनके बारे में बताता था कि भाई उन्होंने कहीं पे विक्ट्री की है या कुछ डोनेशन दिया है या कुछ भी रिलीजियस सेंटर कुछ अगर उन्होंने कोई भी दान या महान काम किया है तो उसके बारे में इस पर लिखा जाता था। द चोला इंस्क्रिप्शन आर अ मेजर एपिग्राफिकल सोर्स फॉर द मेडिएवल पीरियड। जो चोला जो इंस्क्रिप्शन है वो काफ़ी एपिग्राफिकल सोर्स क्योंकि ये जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर लिखी हुई है। देर आर ऑल्सो राइटिंग्स ऑन मैनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स सच एज द रेड फोर्ट, ताजमहल एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड बाय द राजपूत रूलर। तो ये जो एपिग्राफी है या फिर इंस्क्रिप्शन है ये काफ़ी सारी जगहों पे मिलती हुई लिखी हुई है। हमारे को रेड फोर्ट पे मिल जाएगी, ताजमहल पे मिल जाएगी। उसके अलावा जो राजपूत रूलर जो बनाते थे बिल्डिंग्स उसके ऊपर भी वो इस तरीके की चीज़ें लिखवाते थे। इसका सबसे
सिंपल एग्जांपल अगर आप चित्तौड़ में देखोगे तो जो कीर्ति स्तंभ है, उस कीर्ति स्तंभ के ऊपर जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने अपनी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवा रखी है। तो आप जाके पढ़ देख सकते हो इन सब चीज़ों को। दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो इन बिल्डिंग को जब हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो उस वक्त का आर्ट एंड कल्चर था, उसके अंदर जो मुस्लिम जो है स्टाइल, उसको भी थोड़ा बहुत मिक्स किया गया था इंडियन स्टाइल के साथ में। तो ये चीज़ देखने को पता चलती है हमारे को। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम द मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ द दहली सल्तनत। इसके अंदर क्या चीज़ है कि जो नॉर्थ इंडिया जो था, या फिर जो हमारा दहली सल्तनत का जो एरिया था, यानी जिस जिस एरिया को वो कवर करते थे, उस जगह पे बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स अलग स्टाइल में बनते थे, और जो साउथ जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स और टेम्पल्स जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल में बनते थे। जो दहली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर जो है, इनका जो आर्किटेक्चर था, ये एक यूनिक ब्लेंड है इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस का। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारे पास में कॉइन्स। जो कॉइन्स की स्टडी है, इसको न्यूमिस्टिक्स बोलते हैं। जो कॉइन है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स होता है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने का, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस वक्त की इकोनॉमिकल कंडीशन की। इकोनॉमिकल कंडीशन का मतलब है कि अगर रूलर जो है उसके टाइम पीरियड में कॉपर के कॉइन्स हैं या सिल्वर कॉइन्स या गोल्ड कॉइन्स, किस तरीके के कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं, तो उससे उस स्टेट की या उस कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन का पता चलता था। उसके अलावा जो उस पर पंच मार्क होते थे कॉइन्स के ऊपर, उससे वहाँ का रिलीजियस पॉलिटिकल कल्चरल आइडिया भी हमारे को थोड़ा बहुत मिल जाता था। उसके अलावा क्या होता था ना कि ये जो कॉइन्स है वो किसी एक पर्टिकुलर जो है स्टेट वहाँ पे चलते थे, लेकिन ये जब किसी दूर डिस्टेंट पे जो राज्य होते थे दूसरी जगहों पे, या फिर किसी और कंट्री में, अगर वहाँ पे भी सेम सिक्के मिलते तो इससे पता चलता था कि वो जो राजा है उसका ट्रेड जो है वो कितने दूर दूर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारा स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। तो जो मेडिएवल पीरियड था, इसके अंदर एक बहुत काफ़ी लार्ज वेराइटी है स्कल्पचर और पेंटिंग की जो हमारे को मिलती है, और ये काफ़ी डिफरेंट है। अलग अलग देवताओं की जो पूजा होती थी उनके भी बनते थे स्कल्पचर्स, जो उनकी भी काफ़ी सारी पेंटिंग होती थी। जो ये जो स्कल्पचर्स होते थे, ये क्रेव्ड आउट ऑफ वुड, स्टोन और मेटल, यानी ये लकड़ी, पत्थर या फिर मेटल के ऊपर बनते थे। जैसे आप द ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ नटराज इज़ एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम द चोला पीरियड। जो चोल पीरियड था वहाँ से हमारे को नटराज का ब्रॉन्ज स्टेचू मिलता है। द चोल रूलर्स वर आल्सो नोन टू हैव देयर स्टेचूज बिल्ट। जो चोल रूलर्स थे ये अपने खुद की भी स्टेचूज बनवाते थे। जो पेंटिंग्स थी मेडिएवल पीरियड के अंदर, ये मेनली कोर्ट सीन्स, माइथोलॉजी, और जो राजा और रानी जो थे उनकी चारों तरफ घूमती थी। मेनली जो पेंटिंग्स होती थी इस वक्त वो इसी तरह टाइप की होती थी, जिसके अंदर देवी देवता या राजा जो है या उससे रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई जाती थी। जो मुगल पीरियड है इसकी सबसे मेन स्पेशलिटी थी मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग हम आगे बढ़ेंगे, अभी आप माइनर में समझ लीजिए कि इसके अंदर जो छोटी से छोटी डिटेल को भी ध्यान में रखा जाता था पेंटिंग के लिए। ये आपका चैप्टर फिनिश है। बुक एक्टिविटी कंप्लीट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।